हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों सक्सेसफुल स्टोरी पे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे इस वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइक करें। अगर आपने अभी तक सक्सेसफुल स्टोरी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, क्योंकि हम आपको एक्सपेरिमेंटेड लाइव रिसर्च वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आते रहते हैं, जिससे कि सक्सेसफुल स्टोरी का पर्पस है दोस्तों आपकी लाइफ में आई हुई कठिनाई को दूर करने का प्रयास करना। और आज के इस लेसन में दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है ये इतना यूजफुल होने वाला है कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कंटेंट आपको अभी तक सोशल मीडिया पे देखने को मिले होंगे। और ये जो वीडियो है दोस्तों एकाएक मेरे माइंड में कल आया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में, काफ़ी सारी जानकारी जुटाने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट बनाने को मैं मजबूर हो गया। क्योंकि ये जो इशूज है दोस्तों ऑलमोस्ट 100% लोगों के साथ हो रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन लगभग सबके साथ हो रही है। तो इस वीडियो को, हालांकि आपने टाइटल्स में नोटिस किया होगा, ठीक है। आज मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 27/10/2024 है। अब इसकी कंफर्मेशन करनी मुश्किल है कि आपको कब तक एडिट होकर के आपके पास मिल पाएगा। आप लोग खुद इस चीज़ को देख लेना कि आप कब इस चीज़ को अपलोड में देख रहे हो सकता है 1 दिन लगे एडिट करने में, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, क्योंकि इसमें मैं कई सारे कॉन्सेप्ट को चाहता हूं ताकि क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आज के दौर में टाइम किसी के पास भी नहीं है, यही टाइम है कि आज हमें इस माहौल में धकेल चुका है, ठीक है ना। तो आज अगर आपने टाइम नहीं निकाला, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ समस्याएं हैं और उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने आज इस समय को नहीं निकाला तो शायद आने वाले समय में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मैटर है दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस की सच्चाई क्या है, ठीक है। आप लोग को टाइटल में भी कुछ इस तरह का दिखा होगा। और ये जो लोन का जाल है ये कैसे विकसित हुआ और किस तरह से सब के सब इस जाल में फंस गए, एक तरह से मछली की तरह, ठीक है ना। हम लोगों ने एक कहानी सुना था बचपन के दौरान कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, बट फंसना नहीं है, कुछ इस तरह के था। लेकिन बाद में क्या होते हैं कि सब फंस जाते हैं, ठीक है। और 2020 के बाद ही ये क्यों एकाएक जो है सो इतना बाढ़ की तरह बढ़ गया, मतलब एकाएक फलने फूलने लगा। इससे पहले जहां तक कि मेरा भी तजुर्बा है दोस्तों, मेरी भी एज ऑलमोस्ट 34 साल के आसपास हो रही है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग लंबे अनुभव के साथ में इस चीज़ों को नोटिस किया होगा। और पहले ऐसा क्यों नहीं था? तो पहले दोस्तों ज़्यादातर NBFC कंपनियां होती थी और ये पेंडेमिक के बाद यानी लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर आप लोगों के बीच देखने को मिला होगा। इस चीज़ को आप नोटिस करना और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट जरूर शेयर करें दोस्तों। 1 मिनट का टाइम निकाल करके, जब आप इस वीडियो को देख सकते हो तो 1 मिनट टाइम निकाल करके अपनी प्रतिक्रिया शेयर करो, ठीक है ना। हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस भाषा में भी हो, ताकि मुझे आप लोगों का भी एक अनुभव और आप लोगों का भी एक एक्सपीरियंस हमें समझने को मिल सके, ताकि आने वाले समय में मैं उसके ऊपर कुछ कंटेंट या कुछ जानकारी आप लोगों के बीच लेकर के आ सकूं, ठीक है। तो ये 2020 के बाद ही क्यों बढ़ा? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो कवर करने जा रहे हैं वो मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना ही बताना चाहूँगा, जो भी हो आपको कोशिश करना है कंप्लीट वॉच करने का। मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट करने का, और इसकी और भी कई सारे पार्ट्स आएंगे वीडियो। अगर आप लोगों का कॉमेंट्स होता है, आप लोगों को अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग खुद ही कमेंट्स करोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग शॉर्ट देखते देखते शॉर्ट में जो है सो अपने माइंड्स को कन्वर्ट कर चुके हैं, तो उनको तो इशू नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो जानकारी मिलने वाली है वो मिलने वाली है माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए क्या करना होता है, मतलब ये कितना आसान है या मुश्किल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर चाहे तो इस चीज़ पे भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट में अब माइक्रो फाइनेंस हो रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसके जरिए वीडियो के बीच में। दूसरा है कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का विकास कब हुआ, मतलब एक तरह से विकास वृद्धि कब हुआ, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है दोस्तों कि गांव और रूरल एरिया, यानी गांव रूरल एरिया में ग्रुप लोन काफी पॉपुलर हो रहा है। आप नोटिस करना कि खास करके गांव जो है, गांव के जो क्षेत्र हैं, हम भी गांव से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि गांव के एरिया में ये जो ग्रुप लोन है, जो ग्रुप में दिए जाते हैं,
ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, यानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इसका नुकसान है दोस्तों, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका नुकसान देखा होगा या देख रहे होंगे या अनुभव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये तीसरा पार्ट हो गया जिसके बारे में की बात करेंगे हम। चौथा हो गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का हिडन इशू क्या है, मतलब हिडन जो छुपा हुआ है, जो कि ना तो आपको बताया जाता है ना आपको पता है, और ना आप लोग या हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर का राइट होता है, जिसके वजह से कि सारे के सारे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पांचवा जो है दोस्तों वो है कि जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी या रिकवरी एजेंट अनएथिकल तरीके से, ठीक है ना, कस्टमर पर प्रेशर डालते हैं, मतलब जिसका कोई राइट नहीं बनता है एक तरह से, या कोई लीगल नहीं है, फिर भी आपके ऊपर प्रेशर बांधते हैं, चाहे वो ईएमआई के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। और छठा जो है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है, मतलब कितना होना चाहिए, क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कोई मतलब कि उस पर नियम कायदा कानून है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल्स में। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने की कोशिश करना दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी के साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो, या आप चाहते हो कि इसके बारे में जानना है, आगे आपके साथ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, तो इस वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ना पसंद आए वीडियो को डिसलाइक करना, लेकिन शेयर दबा के करना दोस्तों, ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचनी चाहिए। इसमें कंजूसी मत करना। हम लोग क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ, अश्लीलता से जुड़ा हुआ, न्यूज़ से जुड़ा हुआ, अफवाह से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन को धड़ल्ले से शेयर करते हैं, धड़ल्ले से लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, लेकिन यूजफुल, जिससे कि हमारी आपके लाइफ में मतलब चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, ऐसी जानकारी ना तो हम देखना पसंद करते हैं, ना ही शेयर करना। सेम टू सेम करेले के समान, जैसे कि करेला क्या होता है, करेला तीखा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। नीम क्या होता है, नीम बहुत सारे लोग तीखा देखते हैं, तो हमेशा समझना दोस्तों कि जो तीखा होता है, ठीक है ना, वो ही लाभकारी होता है, और जो आपको मीठा मीठा या बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बना के बात बोलेगा, वो हमेशा नुकसानदेह ही होता है। बस इस फॉर्मूला को समझ जाओगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। क्वेश्चन 1 जिसमें कि मैंने बताया था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए, और ऐसा नहीं है, मैंने दोस्तों इसको डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है और पूरी की पूरी जानकारी जुटाई थी। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलना चाहते हैं या इच्छुक है कि कैसे ये ओपन होता है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है सो आपके अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे स्टेट रेगुलेशन, कई बार स्टेट का भी रेगुलेशन होता है, और बिहार का क्या है, चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो स्टेट रेगुलेशन हर स्टेट की अपनी रेगुलेशन होती है, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट करती है। ये अमाउंट 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब कई जगह पे 5 लाख, या मैं बताऊं, मैं आपको इसके बारे में आगे चल करके बताऊंगा कि दोस्तों जो आरबीआई की जो मतलब एक तरह से लाइसेंस लेने की फीस है, वो 25,000 रुपये से भी आप शुरू करते हो, यानी 25,000 रुपये में आपको आरबीआई की लाइसेंस मिल जाएगी और आप फाइनेंस स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे, आपके सिटी में, शहर में अनेकों तरह के नए नए, जिसका नाम भी नहीं पता है आपको, क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस मिल जाएंगे। एनबीएफसी अलग कंपनी होती है, ठीक है ना, माइक्रो फाइनेंस अलग होती है। माइक्रो फाइनेंस उसको बोलते हैं दोस्तों जो आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ा करके पेमेंट्स देते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो जनरेशन है वो कब से बढ़ा है, बाढ़ कब से आई है, आप लोगों को पता होगा, पैंडेमिक के बाद आया है। और हालांकि इसका जो पर्पस था लोगों की हेल्प और मदद करने के लिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ में, आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है सो 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा बिजनेस है, मैं 0 से स्टार्ट करूं या पूंजी बेहतर होगा तो और बेहतर चलेगा, उस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा है, इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का विकास कब हुआ। तो दोस्तों मैंने जहां तक रिकॉर्ड, और आप भी सर्च कर सकते हो गूगल, यूट्यूब, या आजकल एआई का जमाना है, ठीक है ना, कि 2000 ईस्वी के बाद से तेजी से हुआ है इसका विकास। मतलब 2000 यानी पैंडेमिक जब आया था, लॉकडाउन, कोरोना काल जब आया था, उसके बाद में ये तेजी से विकास हुआ। क्यों हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। जब गवर्नमेंट और आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करना शुरू किया था, तो 2020 के बाद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी तेजी से विकास देखा गया है।
पैंडेमिक के कारण MFIS, जैसे कि NBFC बोलते हैं, इसी तरह से इसका शॉर्ट नेम होता है MFIS, ने उन लोगों को लोन देने में मदद की जो ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं ले पाते थे। मतलब जो बैंक से लोन नहीं मिल पाते थे उनको इनका पर्पस बनाया गया कि आप उनको लोन दो या इनको मदद करना है। इस दौरान गवर्नमेंट और NBFC MFIS ने भी इन छोटे लोन्स को बढ़ावा दिया। मतलब गवर्नमेंट ने भी दिया, NBFC ने भी दिया और ये जो माइक्रो फाइनेंस है इन्होंने भी दिया, ठीक है, ताकि इकोनॉमी को ग्रॉस रोट लेवल पे भी विकास हो और लोग अपना काम दोबारा शुरू कर सके। यानी जिनका भी व्यापार बिजनेस बंद हो चुका है या लॉकडाउन के वजह से, ये चीज गवर्नमेंट भी सब मानती है कि इशूज हुआ, ठीक है ना, भले ही अभी कोई मानने को तैयार नहीं हो, तो वो अपना व्यापार दोबारा से स्टार्ट कर सके। जो भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनकी आर्थिक थोड़ी सी ग्रो हो सके। इस पीरियड में डिजिटल लैंडिंग और इजी लोन एक्सेस ने भी MFI सेक्टर के एक्सपेंशन में बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है ना। इसने भी, तो आपको ये भी पता चल गया कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है। तीसरा जो है सो दोस्तों, गांव और रूरल एरिया में ग्रुप लोन काफी पॉपुलर हो गया है, ठीक है। ग्रुप लोन माइक्रो फाइनेंस का एक मॉडल है जिसमें लोग छोटे छोटे ग्रुप में एक साथ लोन लेते हैं। इसमें हर मेंबर लोन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब एक तरह से हर मेंबर्स लोन के लिए जिम्मेदार होता है और अगर कोई मेंबर्स रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो ग्रुप के दूसरे लोग उनकी रिपेमेंट में मदद करते हैं। यहाँ पे है मदद करना यानी हेल्प करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में जो आते हैं वो ग्रुप के बाकी सदस्यों को मजबूर करते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो मदद करने का है, मदद करते हैं ताकि उनका भी जो है सो ये हो सके। ये मॉडल फाइनेंशियल इंस्टॉलेशन के लिए भी रिस्क रिड्यूस करता है और लोन देना आसान बनाता है, क्योंकि ग्रुप के लोग अपने बीच एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई किसी को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को गाली जरूर देते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि भाई पैसा क्यों नहीं दिया, लेने वक्त में ऐसा था वैसा था। ये मतलब ये मोटिवेट क्या होता है, डिमोटिवेट करना होता है, लोगों को स्ट्रेस में डालना होता है, ठीक है। टाइमली रीपेमेंट के लिए ये मॉडल छोटे बिजनेस फार्मिंग और रूरल लाइवहुड के लिए काफी मददगार साबित होता है और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है। मतलब फाइनेंशियल जो है सो वो बढ़ रहा है, तेजी हो रहा है, ये इनका मानना है। तो गांव और रूरल एरिया में ग्रुप लोन काफी पॉपुलर हो रहे हैं। उसका क्या कारण है आपको समझ में आ गया होगा। फिर कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के हेड एंड इशू, ठीक है। तो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है और ये कुछ कॉमन इशू है जो देखने को मिलता है। मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है सो गाइडलाइंस का पालन नहीं के बराबर करती है। मैं सबकी बात नहीं बताऊंगा लेकिन लगभग, और लगभग क्या सब गाइडलाइन में कहीं ना कहीं से चूक होती है, ठीक है। अब होता क्या है मैं बता रहा हूं। इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, जैसे कि हरासमेंट पहला है इसमें हरासमेंट। कई बार रिकवरी एजेंट कस्टमर पर प्रेशर डालते हैं जो कि नियम नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, जिसमें धमकी या हरासमेंट की बातें होती है। आप लोगों के साथ अगर हो रहा है तो प्लीज, अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की सिचुएशन देखने को या हुआ हो तो आप मेरे को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। होता है ये आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आरबीआई ने डायरेक्ट मेंशन किया, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब या बाकी जगहों से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। खिलाफ है, लेकिन कुछ MFIS यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन्हें इग्नोर करते हैं, यानी वो आरबीआई के गाइडलाइन को नहीं मानते। कारण है क्योंकि कंज्यूमर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो तो शॉर्ट वीडियो देखने में लगे हुए हैं, वो एंटरटेनमेंट करने में लगे हुए हैं, वो कर्ज लेने में लगे हुए हैं, वो मजा के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो जानकारी तो है नहीं, तो नहीं है, तो उसका तो फायदा हर एक कोई उठाता है। जब भी आप मौका दोगे कोई चौका मारेगा, ठीक है ना। क्रिकेट की भाषा में बताया गया है कि गेंद लूज मिलेगा तो वो छक्का मारेगा, तो वही चीज है, हम लोग लूज देते हैं, छक्का लगता है, ठीक। कई बार हम लोगों को हेडन चार्जेस देखने को मिलते हैं जो कि जानकारी नहीं होता। हेडन किसको बोलते हैं, जो छुपा हुआ होता है। हेडन का मतलब होता है छुपा हुआ। कुछ MFIS यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपने लोन पर हेडन चार्ज या एक्सटेंसिव फी
इम्पोज करते हैं जो कस्टमर को समझ नहीं आता। ये ट्रांसपेरेंसी के रूल के वायलेशन है, मतलब वायलेशन है। कहने का मतलब है कि उनको क्लियर करना चाहिए, हर चीज की जानकारी सही से देनी चाहिए। कई बार लोग बोलेंगे देते तो है, लेकिन आप नोटिस करना कि प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। प्रॉपर देते हैं लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। कुछ चीज और मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद में है दोस्तों इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी। कभी कभी माइक्रो फाइनेंस लोकल पुलिस या ऑथेंटिक को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो सिविल मैटर में नहीं होना चाहिए। मतलब ये माइक्रो फाइनेंस में कभी भी आपको पुलिस को या किसी भी को आपको जो है सो ये सिविल मैटर में नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिविल है तो इस मैटर में पुलिस या कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे आरबीआई का फुल्ली गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग इस चीज को भी इग्नोर, ये कस्टमर के लिए स्ट्रेस का कारण बनता है, बिल्कुल बनता है। उसके बाद में है दोस्तों अनफेयर रिकवरी। अनफेयर मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है। अगर कस्टमर रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी रिकवरी पेशेंट अपनाते हैं, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज या एग्रेसिव प्रैक्टिस शामिल होता है, जैसे कि गाली देना वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज हो सकते हैं जिस चीज को आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद में है बैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस। उसके बाद में कई बार कस्टमर को कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करने में भी दिक्कत होती है या उनकी कंप्लेंट्स को सीरियस नहीं लिया जाता। यानी आपको पता ही नहीं है कि आप कंप्लेंट कहाँ करो, या आपको करने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, जबकि आपका राइट बनता है। हाई इंटरेस्ट रेट। कुछ माइक्रो फाइनेंस अपने लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कस्टमर को रिपेमेंट में मुश्किल देता है, जो उन्हें फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल है, आप देख सकते हो क्या रेट ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताया जाता है कि भैया हम 12% ले रहे हैं सालाना, 15%, 18%, 20%, जबकि आप उसको रियलिटी में देखो, हेड एंड चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, बाकी चीज, तो आपको लगेगा कि लगभग मंथली आपका 5 से 6% या उससे ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद में इन इश्यूज की वजह से कई कस्टमर को फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और ये उनके माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज से दूर कर सकता है। इसलिए अगर किसी कस्टमर को लगता है कि उनके अनफेयर का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें जरूरी है कि वो आरबीआई या लोकल कंज्यूमर फोरम पर कंप्लेन करे, जिससे कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, किसी को जरूरत ही नहीं है, किसी को है तो उसको पता नहीं है, मतलब अनेकों तरह के। तो ये हो गया आपका चौथा। उसके बाद में पांचवा था दोस्तों कि जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी या रिकवरी एजेंट तरीके से कस्टमर पर प्रेशर डालते हैं, तो उससे लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। इस प्रक्रिया में कुछ कॉमन प्रॉब्लम शामिल है, जैसे मेंटल स्ट्रेस, ठीक है ना। जब कस्टमर को कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। आप लोगों में से कितने सारे लोग इस चीज को, आप कमेंट्स करना, अपनी प्रतिक्रिया देना, क्या आपको लग रहा है। सुसाइड केस भी देखने को मिला है दोस्तों, बहुत ज्यादा सुसाइड, यहाँ तक कि कई सारे ने तो पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। कुछ एक्सट्रीम सुसाइटेशन में जब लोगों को रिपेमेंट करने में कठिनाई होती है या उन्हें प्रेशर दिया जाता है, तो कुछ लोग सुसाइड तक के विचार करते हैं और कुछ तो कर भी लेते हैं। ये बहुत ही ट्रेजिक और अनकम्फर्टेबल होता है, ठीक है। सोशल एस्टिज्म मतलब सोशल लोगों के बीच में आपको बेइज्जती करना, जैसे सोशल में लोन डिफॉल्ट करने वाले लोगों को कभी कभी ड्रीम पर असर पड़ता है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी असर पड़ता है, जो करते हैं ये लोग, ठीक है ना। आपके अड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे, उस किसी को कॉल करके वगैरह, मतलब बहुत तरह के, ठीक है, जो कि आरबीआई का रूल नहीं है, लेकिन आपको ही पता नहीं है, आप ही उस चीज पे एक्शन नहीं लेते हो। और रही बात गवर्नमेंट का बाकी चीज का, तो उसको पता भी है, तो उसको कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है। जब आप नहीं करोगे तो उसको क्या मतलब है। पता है कि भाई दारू पीने से मौत होती है, फिर भी दारू बिक रहा है, तो वही चीज है, ठीक है। उसके बाद में है कि लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। कई बार कस्टमर के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जिससे उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड से हेल्प लेने में भी दिक्कत होती है, और ऐसा माना गया और होता है। बाकी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि अपनी आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे, जो भी आपके साथ में या जो भी आपने अनुभव किया हो इससे रिलेटेड खास करके। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।
और इसको शेयर जरूर करें अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो में कुछ भी यूजफुल जानकारी है। तो फाइनेंशियल का अभाव, ठीक है ना, कई लोगों को फाइनेंशियल की कमी होती है जिससे उन्हें अपने फाइनेंशियल को समझने में दिक्कत होती है। इस वजह से अनएथिकल प्रैक्टिस के शिकार बन जाते हैं। मतलब इस तरह से जो है सो माइक्रो फाइनेंस या बाकी चीज़ों के जो है सो शिकार बन जाते हैं, ठीक है। छठा जो है दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है और इसीलिए मैं सबसे लास्ट में इस पार्ट्स को कवर कर रहा हूँ दोस्तों, कि छठा में है मैक्सिमम रेट, इंटरेस्ट रेट। मैं इसी चीज़ के लिए कल रिसर्च कर रहा था, ठीक है ना, तब जाकर के मुझे इस चीज़ की जानकारी मिले। तो आरबीआई ने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जरा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट्स को बहुत यूजफुल तरीका से गौर कीजिएगा। आरबीआई ने एमएफआईएस के लिए इंटरेस्ट रेट पर कोई स्ट्रिक्ट मैक्सिमम कैप नहीं दिया है। मतलब उस पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट या कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मतलब एक तरह समझो उसकी जितनी मर्जी हो वो ले सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं दिया है। बहुत पॉइंट की बात है दोस्तों, इस पॉइंट्स को फिर से रिपीट सुन लो, ठीक है ना, कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, एनबीएफसी को दिया हुआ है मैक्सिमम, बाकी बैंक सेक्टर को दिया हुआ है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस को कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। मतलब माइक्रो फाइनेंस जितनी चाहे आपसे ले सकता है, ठीक है, दिया है, ये एक लाइन में दर्शाता है। लेकिन किया है कि माइक्रो फाइनेंस अपने कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशन कॉस्ट और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर इंटरेस्ट रेट सेट करे। यानी उसको बताया गया है, इतना बताया गया है। तो भैया किसी को बताने से क्या होता है, कोई नियम कायदा कानून नहीं, वो बताएगा कि भैया मेरे को इस तरह से है। आप सिचुएशन के हिसाब से जो है सो ले सकते हो। ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लो से लो प्राइस पे भी, इंटरेस्ट रेट पे भी आप लोन ले सकते हो। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपको गरज में नहीं जाना, मतलब आपको उसके सामने वो नहीं होना है, ठीक है ना। आपको बस पूछना है, डिस्कस करना है। जैसे हम लोग ईएमआई पे बाइक लेने जाते हैं, बाकी चीज तो कंपेयर करते हैं उससे वो, लेकिन ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हम खुद जाते हैं कि हमको दे दो दे दो, तो वो तो आपको जो मर्जी वो करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगता है। कई बार आपको पता भी नहीं होता है किस तरह से लूटा जाता है। और बेस रेट प्लस मैकअप को, इंटरेस्ट रेट को बेस रेट के साथ मैकअप से फिक्स करना होता है। मतलब एक होता है ईएमआई में भी देखोगे, एक होता है फिक्स्ड होता है, एक होता है फ्लोटिंग। तो ये अपने फायदा के हिसाब से आपको जो है सो ईएमआई बना करके देते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान, क्योंकि हम लोग ध्यान देते नहीं, जानकारी ही नहीं है किसी को, और इस तरह की इंफॉर्मेशन देखना ही नहीं पसंद करते। एंटरटेनमेंट, एडल्ट या न्यूज या बाकी चलो झंडा उठाओ ये वो, तो उस चीज में लगे हुए हैं। तो अच्छी बात है, शॉर्ट देखो। उसके बाद में दोस्तों कि ट्रांसपेरेंसी इन प्राइजिंग, कुछ मैं बता रहा हूं, इसलिए माइक्रो फाइनेंस को के ब्राउजर को क्लियर और ट्रांसपेरेंट वे में इंटरेस्ट रेट और चार्ज की इंफॉर्मेशन देने। मतलब जितने भी चार्जेस है उसको ट्रांसपेरेंटी एकदम से खोल करके, ट्रांसपेरेंटी का मतलब होता है कि शीशा मतलब आर पार दिखना चाहिए, कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है 99% लोगों के साथ कहीं ना कहीं हिडन रखा जाता है, उनको देना है, ठीक है। ब्राउजर को लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले सभी टर्म और कंडीशन समझाया जाना चाहिए। मतलब हर कंज्यूमर को समझाया जाना चाहिए, एक एक टर्म एंड कंडीशन, एक एक, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, कुछ चीज बताते हैं बाकी नहीं बताते हैं। यहाँ पे ये भी है एक मेंशन जो बहुत यूजफुल है, कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको लोन प्रोवाइड करने का क्या चीज पे बेस है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है बिजनेस। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि बिजनेस पर्पज से कितने सारे लोग जो है सो ग्रुप लोन या माइक्रो फाइनेंस लेते हैं। कुछ ले रहे हैं शादी ब्याह के लिए, कुछ ले रहे हैं घर बनाने के लिए, कुछ ले रहे हैं कर्ज लगाने के लिए, कुछ ले रहे हैं घर परिवार चलाने के लिए, कुछ ले रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, अलग अलग जरिया के लिए, कुछ शौक से ले रहे हैं। और बिजनेस के नाम पे बहुत ना के बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा रहा है, बहुत ना के बराबर। और ये चीज माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी पता होता है, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना फायदा के लिए, क्योंकि उसको अगर ये चीज लग रहा है कि बिजनेस नहीं करेगा तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का रूल कहता है। लेकिन ऐसा होता है। उसके बाद में दोस्तों आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लैट रेट वीएस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब रिड्यूसिंग रेट या फ्लैट रेट, तो वो आपको हमेशा अपने हिसाब से फायदा में देंगे। फ्लैट रेट मेथड जो होता है, इसमें इंटरेस्ट टोटल लोन अमाउंट पर कैलकुलेशन होता है, चाहे आप लोन का कितनी रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्लैट रेट जो होता है वो हमेशा ज्यादा महंगा पड़ता है एज ए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के।
रिलेटिव बैलेंस क्या है कि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, जो हर रिपेमेंट के साथ कम होता है। ये मेथड ब्रोकर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है कंज्यूमर के लिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं देगा। यहाँ तक कि हमें भी जानकारी नहीं दिया जाता है। मैंने भी 1-2 चीज़ लिया है, ठीक है ना, और वो आप कई बार बोलोगे भी तो बोलेंगे नहीं है ऐसा, जबकि है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना। उसके बाद में आता है दोस्तों रेगुलेटरी गाइडलाइन, ठीक है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार माइक्रो फाइनेंस को अपने इंटरेस्ट रेट और फीस के डिस्क्लोजर अपने वेबसाइट या प्रमोशनल मटेरियल्स पर करना होता है। माइक्रो फाइनेंस को अपने क्लाइंट्स को कंप्लीट पूरी जानकारी जो है सो उनको जो है सो क्लाइंट को देना चाहिए और देना होता है। लेकिन आप में से बताना कि कितने % लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी थी, या जानकारी थी तो आप लोगों में से कितने % लोगों को इसके बारे में सही गाइडलाइन मिल रही है या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और कितने के साथ इस सब में समस्या हो रही है। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसका एक पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, ठीक है ना। उसमें बताएंगे कि आप क्या क्या चीज से बच सकते हो, किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस चुके हैं, ठीक है ना। एक मूवी आया था कुछ दिनों पहले, मैंने देखा था कि माइक्रो फाइनेंस की वजह से एक गांव उसमें दिखाया गया है कि पूरा गांव बिक गया, और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग उलझे हुए। कैसे हम उससे निकल सकते हैं, कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं, क्या हमारा राइट है, वो आप लोगों का कॉमेंट्स और प्रतिक्रिया आता है। और अगर इस चैनल इस वीडियोज पे उस तरह की रिस्पॉन्ड आती है तो मैं अगला लेसन लेकर के आऊंगा। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोगों को लग रहा है यूजफुल है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां पर भी लगे वहां पे शेयर करो, ताकि इसकी जानकारी एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। लर्निंग पे फोकस करो। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, एक जानकारी जुटाओ, एक बेहतर जानकारी जुटाओ और लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो आप ज्ञान शेयर करना शुरू करोगे तभी आपको अभी ज्ञान बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि शेयर करना या दूसरे को जानकारी देना समझते हो, अरे मेरे को पता है उसको बताऊंगा तो कैसे होगा। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, कभी भी नहीं, और वो घटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करना या डिसलाइक करना अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कोई तरह का समस्या या कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, और रीजन जरूर डालना कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो सक्सेसफुल स्टोरी फेसबुक पेज को फॉलो करें। उसके बाद में आप जो है सो सक्सेसफुल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें दोस्तों, ताकि आने वाली यूजफुल वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप भी अपने लाइफ में आई हुई कठिनाई को सामना करने की या उससे निकलने की समाधान ढूंढ पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय।